नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ जया कौशिक और संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है और काफ़ी हम देख रहे हैं किस तरह से कभी मतदाता सूची हो, कभी नई शिक्षा नीति पर उसको लेकर हंगामा चल रहा है। हमारे सहयोगी प्रशांत भी हमारे साथ हैं, उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि वो संसद में ही मौजूद थे, उनका आँखों देखा हाल जानेंगे और साथ ही समझने की कोशिश करेंगे कि दरअसल विवाद है क्या? तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात कर लें कि तमिलनाडु सरकार, खासतौर से डीएमके पार्टी की अगर हम बात करें तो एनईपी जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 की है, उसको लेकर आखिर वो संशय में क्यों हैं? क्यों इतने ज़्यादा सवाल उनके मन में हैं? कहाँ दिक्कत आ रही है? और साथ ही केंद्र सरकार इस मुद्दे पर क्या कह रही है, उस पर हम प्रशांत से बात करेंगे। लेकिन मोटा-मोटी बात आपको हम बता देते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत पहली से 5वीं क्लास तक जो प्राइमरी क्लास कहलाती है, जो उसमें पढ़ाई मातृभाषा या फिर स्थानीय भाषा में कराने की सिफारिश की गई है नई शिक्षा नीति में। तमिलनाडु जो है वो इस नीति का विरोध कर रहा है। वहां पहले से ही टू लैंग्वेज पॉलिसी लागू है, यानी कि बच्चे वहां पे पढ़ाई तमिल और अंग्रेजी भाषा में पहले से ही करते हैं। केंद्र सरकार ने एनईपी के तहत 3 भाषाएं, स्थानीय भाषा के अलावा अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाना जो है वो अनिवार्य कर दिया है। तमिलनाडु का कहना है कि राज्य में जो है हिंदी को अनिवार्य रूप से पढ़ाना स्वीकार नहीं किया जा सकता। ये हिंदी को थोपना है। इससे उनकी जो स्थानीय भाषाएं हैं, चाहे फिर वो तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, मलयालम हो, उसको नुकसान पहुंचेगा। ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि वो इसको अपनाना नहीं चाहते हैं। डीएम के सांसद जो कनिमोई है, उन्होंने कहा है कि जो केंद्र सरकार है वो तमिलनाडु को जो पैसा मिलना चाहिए, फंड मिलना चाहिए, वो कहीं ना कहीं रोक रही है, क्योंकि 3 भाषा नीति और एनईपी पर हस्ताक्षर करने के लिए वो दबाव बना रही है और ये तमिलनाडु के बच्चों के भविष्य का बर्बाद कर रहे हैं। उन्हें तमिलनाडु के बच्चों के लिए मिलने वाले फंड को रोकने का कोई अधिकार नहीं है, ये कनिमोई का कहना है। शिक्षा मंत्री जो है धर्मेंद्र प्रधान, उनका कहना है कि नई शिक्षा नीति का उद्देश्य हिंदी को बढ़ावा देना नहीं है, मातृभाषा को बढ़ावा देने पर ये जोर देती है। और धर्मेंद्र प्रधान की एक टिप्पणी भी है जिसको लेकर विवाद हुआ, प्रशांत से हम जानेंगे ऐसा उन्होंने क्या कहा कि डीएम के माफी की मांग कर रही है। और ये सब पे बात करेंगे। प्रशांत हमारे साथ है, सीधा अब उन्हीं से बात करते हैं। प्रशांत, ये मुद्दा लैंग्वेज को लेकर जो है पहले भी, आज का नया मुद्दा नहीं है, लेकिन इस बार विवाद किस चीज को लेकर हो रहा है? क्या मुख्य विषय है? बताएं हमारे दर्शकों को बिल्कुल सरल आम भाषा में कि क्या है मुद्दा जिसको लेकर ये हंगामा है पूरा। नहीं, देखिए जी, ये तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि ये विवाद कोई नया नहीं है। पहली बार 1964 में कोठारी आयोग ने ये सिफारिश की थी कि 2 लैंग्वेज या 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लगाया जाए। उनका कहना था कि पहली से 5वीं तक कम से कम जो मातृभाषा होती है बच्चों की, और उसके अलावा अंग्रेजी, और एक तीसरा लैंग्वेज भी जो आगे चलकर 9वीं क्लास में उनका कहना था कि 8वीं तक प्रेफरेबली लोकल लैंग्वेज और अंग्रेजी में पढ़ाई पढ़ाई की जाए, और 9वीं और 10वीं क्लास में कम से कम जो तीसरी भाषा कोई हो। और उसके पीछे अवधारणा ये थी कि अगर नॉर्थ इंडिया का कोई बच्चा है, उत्तरी भारत का, तो वो दक्षिण भारत की कोई भाषा सीख ले, और दक्षिण भारत का जो बच्चा है वो कम से कम 9वीं और 10वीं में वो उत्तर भारत की कोई भाषा सीख ले। और इसलिए आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि कम से कम जो सरकारी विद्यालय होते हैं, खासकर नवोदय विद्यालय वगैरह, मेरे कुछ दोस्त वहां पर पढ़ाते भी हैं जया, और उन्होंने मुझे पहले भी बताया था कि जब वो मध्य प्रदेश में पोस्टेड थे एक नवोदय विद्यालय में, तो वहां पर एक प्रथा थी कि 9वीं और 10वीं में जब बच्चा पहुंचता था, 9वीं में खासकर, तो पूरा जो लॉट था, पूरा बैच, उसको वहां तेलुगु की पढ़ाई होती थी। तीसरा लैंग्वेज जो है मध्य प्रदेश के एक स्कूल में वो तेलुगु भाषा उन्होंने चुनी हुई थी। तो उसके लिए पूरा जो 9वीं क्लास के बच्चों को 1 साल के लिए तेलंगाना, अब हो गया आंध्र प्रदेश के किसी स्कूल में ट्रांसफर किया जाता था 1 साल के लिए, वहां सारे बच्चे तेलुगु सीखते थे। इसी तरह आंध्र प्रदेश के एक नवोदय विद्यालय के 9वीं के बच्चे को उत्तर भारत के किसी स्कूल में लाया जाता था 1 साल के लिए, और पूरे साल भर वो बच्चे, चूंकि नवोदय विद्यालय में हॉस्टल फैसिलिटी भी होता है, वहां रहकर वो इधर की भाषा सीखते थे। तो इसके पीछे अवधारणा ये थी कि बच्चे एक लोकल लैंग्वेज जो अपनी मातृभाषा है वो सीखें, अंग्रेजी सीखें, और भारत की एक भाषा कम से कम वो जरूर सीख लें। नेशनल इंटीग्रेशन के भी ख्याल से, उनको आगे चलकर रोजगार के ख्याल से भी ये अवधारणा की गई थी कि वो एक और लैंग्वेज जानेगा तो उससे फायदा होगा। और ये 1964 में ही इस तरह की बात की गई थी। लेकिन अभी जो विवाद है जया, वो अब 2020 में जो नेशनल न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो लाई गई है, उसमें 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो दिया गया है, उसको लेकर विवाद है। और उसी को लेकर आप 2 दिनों से संसद में देख रही हैं कि किस तरह से सरकार और कम से कम डीएम के जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का फॉर्मूला क्या है वो भी बताते चले।
जी बिल्कुल, देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी 3 लैंग्वेज फॉर्मूला दिया गया है, लेकिन उसमें जो तमिलनाडु के सांसदों का ये आरोप है, बल्कि मैं कहूंगा, क्योंकि तथ्य शायद कुछ ऐसा नहीं है, थोड़ी सी राजनीति तो इसमें हो ही रही है। उनका हाँ। ये आरोप है कि तीसरे भाषा के तौर पर केवल हिंदी को ऑप्शन के तौर पर लाया जा रहा है, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते। पहली भाषा तमिल और दूसरी अंग्रेजी, उसके अलावा हिंदी या संस्कृत को कहा जा रहा है उनसे कि उसी में से किसी भाषा को चुने। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, जिसमें जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो ड्राफ्ट किया गया था, उसको ड्राफ्ट करने वाले एक जो अधिकारी थे उस समय शिक्षा मंत्रालय में, उनसे मैंने बात की थी और उनका ये कहना था कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। स्कूलों को ये छूट है कि तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी संस्कृत के अलावा 14 या 15 भाषा कम से कम और विकल्प के तौर पर दिया गया है। उसमें तीसरे भाषा के तौर पर वो किसी भाषा को चुन सकते हैं। तो जो नियम ये है कि पहली भाषा स्थानीय भाषा, इस केस में तमिल, दूसरी भाषा अंग्रेजी और तीसरे भाषा के तौर पर हिंदी, संस्कृत या 14 अन्य भाषाओं में से कोई भी भाषा, उसमें कुछ विदेशी भाषाएं भी है, तो उनमें से कोई भी भाषा छात्र चुन सकता है। तो ये है फिलहाल न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला जो है। डीएमके को ऐसा क्यों लग रहा है, हालांकि वो तमिल अस्मिता की बात करते हैं, वो पार्टी जो है उसका जो है मूल कहीं ना कहीं ये है स्वभाव, क्योंकि वो उसी के बेसिस पे बनी हुई है। डीएमके को ऐसा क्यों लग रहा है, या वो ऐसा क्यों बताना चाह रही है, दावा ये कर रही है कि कहीं ना कहीं हिंदी को थोपा जा रहा है, जबकि आप बता रहे हैं 14-15 लैंग्वेजेस है जिसमें कई विदेशी भाषाएं भी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत, तो इस पे पॉलिटिक्स हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए राजनीति तो हो ही रही है। अगर मैं डीएमके की तरफ से आपसे बात करूं जया, तो उनका हाँ। ये कहना है कि भले 14-15 और भाषाओं का विकल्प रखा गया है, लेकिन हाँ। उनको डर है, उनकी आशंका ये है कि हाँ। हिंदी या अंग्रेजी विकल्प ही, चूंकि और पढ़ाने वाले शायद शिक्षक नहीं रहेंगे, उनको और किसी बात की आशंका, उनको आशंका ये है कि प्रैक्टिकली केवल हिंदी और संस्कृत ही भाषा के का विकल्प रहेगा छात्रों के सामने। बाकी जो भाषाएं रखी गई हैं, चूंकि उनका वो ज्यादा विकल्प के तौर पर चुना नहीं जाएगा, तो उनको पढ़ाने वाले ज्यादा नहीं रहेंगे, तो अंत में छात्रों के पास तीसरे भाषा के तौर पर हिंदी या संस्कृत को ही चुनने का विकल्प रहेगा। ये उनकी आशंका है। मैं बिल्कुल डीएमके की ओर से अगर आपसे बात करूं, तो वो ये कह रहे हैं, लेकिन मेरी जानकारी ये है कि ऐसा नहीं है। सरकार की ओर से ये केवल तमिलनाडु की बात नहीं है, पूरे देश में जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला लाया गया है, उसमें अगर बिहार की बात कीजिए, वहां पर अभी तक मैथिली, भोजपुरी, कम से कम मैथिली जो कि 8वीं अनुसूची में है, उसमें न तो किताब उपलब्ध है, न तो उस भाषा में पढ़ाई होती है। तो सरकार का ये कहना है कि तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश को छोड़ दीजिए, बिहार में भी मैथिली भाषा कोई नहीं पढ़ता है। तो सरकार की कोशिश ये है कि बिहार के लोग भी मैथिली भाषा भी पढ़े। तो तीसरे लैंग्वेज की अवधारणा ये है कि हिंदी, अंग्रेजी या लोकल लैंग्वेज और अंग्रेजी के अलावा उस क्षेत्र की कोई भाषा सीखे या भारत की कोई भाषा को सीखे, तो उन सभी विकल्पों को छात्रों को दिया गया है। तो एक चीज राजनीति और, तो हो ही रही है, आप तो जानती हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, एक चीज और बताइए प्रशांत, ये जो शिक्षा की बात है, तो ये एक कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची में आता है, जिसमें बिल्कुल केंद्र सरकार भी कानून बना बिल्कुल। सकती है, राज्य सरकार भी बना सकती है। तो ये जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, क्या सभी राज्यों के लिए अनिवार्य है इसको लागू करना, या उनकी स्वेच्छा, अपनी इच्छा पर निर्भर करता है? नहीं नहीं, बिल्कुल, देखिए आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये समवर्ती सूची में शिक्षा शामिल है, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी ये बिल्कुल राज्य के विवेक पर है, राज्य के अधिकार क्षेत्र में है। वो उसे चाहे तो लागू कर सकता है, उसे नहीं चाहे तो नहीं लागू कर सकता है। लेकिन हाँ, राज्य में जो केंद्र सरकार के स्कूल होंगे, जैसे केंद्रीय विद्यालय है, नवोदय विद्यालय है, जो फुली फंडेड बाय सेंट्रल, केंद्र सरकार की तरफ से पूरी तरह फंडेड होते हैं, वहां तो जो सरकारी स्कूल होते हैं केंद्र सरकार के, वहां तो नई एजुकेशन पॉलिसी ही लागू होगी। हाँ, जो राज्य सरकार के बोर्ड के अंदर जो, या राज्य सरकार के अधीन जो स्कूल है, या वहां के जो प्राइवेट स्कूल है, प्राइवेट स्कूलों को तो छूट है, लेकिन वहां के जो सरकारी स्कूल है, वो अगर चाहे, राज्य सरकार चाहे तो लागू कर सकती है, नहीं चाहे तो लागू नहीं कर सकती है। 2-3 राज्य हैं जो लागू नहीं कर रहे हैं अपने यहाँ, तमिलनाडु भी उसमें एक शामिल है। लेकिन कल धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि कांग्रेस शासित कई राज्य हैं, कर्नाटक है, हिमाचल प्रदेश है, उन सब ने अपने यहाँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी न सिर्फ लागू किया है, बल्कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को भी लागू कर रहे हैं, कर्नाटक में लागू कर रहे हैं। और कर्नाटक के कई सांसदों से आज मैंने बात की, उन्होंने कहा कि इसमें कोई खराबी नहीं है अगर तीसरा लैंग्वेज कोई हिंदी सीखता है, संस्कृत सीखता है, या फॉर दैट मैटर तमिल ही सीखता है। कर्नाटक का क्या कोई बच्चा तमिल सीखता है या कोई और भाषा सीखता है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं।
क्या इसके विरोध के पीछे आने वाले वक्त में चुनाव भी एक नजर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल देखिए, ये केवल इस चुनाव की बात नहीं है। जय आप देखिए 1900, जैसा मैंने कहा 1964 में पहली बार कोठारी कमीशन आया था और उसने हिंदी पढ़ाने की बात की थी। उसी समय राज्य में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था, उसमें कई लोगों की जान गई थी, प्रदर्शन में गोलियां चलानी पड़ी थी। और तब से कांग्रेस की सरकार आखिरी बार 1900, जहां तक मुझे याद है, वही 64-65 में तमिलनाडु में थी। उसके बाद आज तक कांग्रेस की सरकार लौट कर नहीं आ पाई तमिलनाडु में, क्योंकि उसने हिंदी पढ़ाने की वकालत की थी। तब से कोई भी केंद्र सरकार हो इस बात का जोखिम नहीं उठाना चाहता कि तमिलनाडु में किसी तरह से ये संदेश जाए कि वहां हिंदी को थोपा जा रहा है। अच्छा बीजेपी भी कोशिश कर रही है तमिलनाडु में घुसने की, और वहां की जो पार्टियां हैं, डीएमके आई है, डीएमके, उनकी पूरी राजनीति ही इसी पर चलती आई है। आप जानती हैं, एंटी हिंदी आंदोलन हो या जो पूरा लंबा आंदोलन चला है, उसी पर वहां की राजनीति डीएमके और एआईडीएमके, खासकर डीएमके की राजनीति उसी पर चलती आई। तो बिल्कुल अगले साल चुनाव है और राजनीति है इसके पीछे, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। अच्छा, ये जो डीएमके, हमने कनिमोई को भी सुना, ये आरोप जो लग रहा है फंड जारी ना करने, ये इसके पीछे क्या बताया जा रहा है? नहीं नहीं, देखिए उसमें कल ये मामला उठाया था डीएमके के सांसदों ने लोकसभा में। उनका ये कहना था कि चूंकि तमिलनाडु, उनका ये आरोप था कि चूंकि तमिलनाडु सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं कर रही है, इसीलिए केंद्र सरकार ने पीएम श्री स्कूल, एक पीएम श्री योजना पिछले कुछ सालों से लागू हुई है, जो एक स्कूल ऑफ एक्सेलेंस जिसको कह सकते हैं, केंद्र सरकार द्वारा फंडेड वो स्कूल्स होंगे जो तमिलनाडु के हर ब्लॉक में खोलने का प्रावधान किया गया है। और तमिलनाडु में मुझे जो जानकारी है, करीब 750 के आसपास ब्लॉक है, तो ऐसे स्कूल तमिलनाडु में करीब 750 खुलेंगे। तो उनका ये आरोप था कि चूंकि तमिलनाडु सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं कर रही है, लिहाजा केंद्र सरकार ने जो पीएम श्री स्कूल के लिए जो पैसा जाना है तमिलनाडु सरकार को, जो उनका कहना था कि करीब 2000 करोड़ के आसपास वो बनता है, उसको केंद्र सरकार ने रोक लिया है। इस पर मैं थोड़ा सा और समय लूं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा था कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से जब मीटिंग हुई थी केंद्र सरकार के अधिकारियों की, तो तमिलनाडु सरकार ने हामी भर दी थी कि वो एमओयू पर साइन करेंगे पीएम श्री स्कूल के लिए भी और एनईपी के लिए, लेकिन बाद में वो मुकर गए। ऐसा आरोप था धर्मेंद्र प्रधान का, और इसी बात पर लेके तमिलनाडु के सांसद कल काफी नाराज हुए। उनका कहना था कि धर्मेंद्र प्रधान गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने एक शब्द भी लिया लोकसभा में, उन्होंने कहा कि अनसिविलाइज्ड लोग हैं, अनसिविलाइज्ड बहस हो रही है, जिस पर उनके सांसदों ने आपत्ति की। और कल शाम को कनिमोई ने एक विशेष अधिकार हनन का नोटिस भी दिया है धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ। तो ये पूरा मसला ये है कि उनका आरोप है कि पीएम श्री स्कूल के लिए जो 2000 करोड़ रुपया है वो केंद्र सरकार रोक रही है, क्योंकि तमिलनाडु सरकार न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू नहीं कर रही है। अब फटाफट से एंड में अगर सम अप करें कि इस नई एजुकेशन पॉलिसी को अगर लागू करते हैं तो क्या फायदे हैं, लागू नहीं करते हैं तो क्या नुकसान है? नहीं देखिए, जहां तक मैं समझ पाया हूँ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत हर जो सरकार लेकर आई है उसके तहत कुछ ग्रांट्स होते हैं। जया, मैं पूरी तरह इसका विशेषज्ञ तो नहीं हूँ, लेकिन उसके तहत कुछ ग्रांट्स होते हैं जो अगर कोई राज्य सरकार ये तय करती है कि वो लागू नहीं करना चाहती है, तो संभवतः वो ग्रांट्स जो है केंद्र सरकार की तरफ से नहीं दिए जाएंगे। क्योंकि जैसा मैंने कहा, ये समवर्ती सूची का हिस्सा है। कोई भी राज्य सरकार चाहे तो वो तय कर सकती है कि हम अपने यहाँ अपने तरीके से पढ़ाई लिखाई करेंगे, लेकिन चूंकि केंद्र सरकार से एक बहुत बड़ा हिस्सा जाता है फंड का, इसलिए ज्यादातर राज्य सरकारें इन सब केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करती हैं अपने यहाँ, और उनको उसका लाभ भी मिलता है। तो अगर एनईपी लागू नहीं करती है कोई भी राज्य सरकार, हालांकि मुझे लगता है कि अभी बातचीत चल रही है, इसको पूरी तरह खारिज करना ठीक नहीं है। जैसे मैंने कहा कि राजनीति होती है, लेकिन पर्दे के पीछे सरकार के स्तर पर कुछ और बातचीत होती है। लेकिन अभी तक तो तमिलनाडु सरकार उसको लागू नहीं कर रही है। तो अगर नहीं लागू करती है तो कुछ ग्रांट्स होते हैं, कुछ अनुदान होते हैं, वो संभवतः राज्य सरकार को नहीं मिलेंगे। बस जाते जाते ये बताइए, क्योंकि कल पहला दिन था बजट सेशन का, दूसरा चरण कल से शुरू हुआ है। कल हमने देखा किस तरह से नई मतदाता सूची वाला मुद्दा गरमाया हुआ था, अब ये मुद्दा काफी गरमा रहा है। ये बजट सेशन क्या इस मुद्दे पर आने वाले वक्त में खासतौर से एनईपी को लेकर लग रहा है अभी और ये लंबा चलेगा मामला? नहीं देखिए जय, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात आपको संक्षेप में बताऊं कि कल मैंने कांग्रेस के नेता से पूछा कि आपका तमिलनाडु में डीएमके के साथ आपकी सरकार है, इस पर आपकी पार्टी की क्या नीति है, आपकी पार्टी का क्या रुख है इस पर। उनके लिए बहुत ऊहापोह की स्थिति है, क्योंकि कांग्रेस को तो तमिलनाडु के अलावा उत्तर भारत के राज्यों में भी चुनाव लड़ना है।
तो उसके लिए इधर कुआं उधर खाई वाली स्थिति है। इसलिए अभी तक आपने देखा होगा कि कांग्रेस पूरी तरह से खुल के इस मुद्दे पर डीएमके के साथ नहीं आई है। आज डीएमके का जो प्रदर्शन था उसमें तमिलनाडु के जो कांग्रेस सांसद थे जैसे कार्ति चिदम्बरम, वो भले ही शामिल हुए थे उस प्रोटेस्ट में, लेकिन कांग्रेस का कोई नेता, बड़ा नेता उसमें शामिल नहीं हुआ था। और एक डिलेमा रहेगा कांग्रेस के लिए, क्योंकि तमिलनाडु में तो डीएमके की पूरी राजनीति ही तमिलनाडु में है, लेकिन कांग्रेस को तो उत्तर भारत के भी राज्यों में चुनाव लड़ना है, तो उसके लिए थोड़ा सा डिलेमा। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ज्यादा नहीं खिंचेगा, बाकी मुद्दे हैं वो अभी आपको देखने को मिलेंगे आगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमने वक्त लिया। हम जानते हैं अभी आप वहां पे पार्लियामेंट और आसपास बहुत से लोगों की, नेताओं की जो है इंटरव्यूज कर रहे हैं। शुक्रिया प्रशांत, और उम्मीद करते हैं इस तरीके के टॉपिक नहीं, ये बहुत जरूरी टॉपिक था, लोगों को इसकी जानकारी जरूर होनी चाहिए। जय, आपने अच्छा टॉपिक चुना। बेसिक हमने स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश की, और उम्मीद करते हैं बहुत से लोग, क्योंकि दक्षिण के राज्यों में क्या कुछ हो रहा है उत्तर भारत में बैठे हुए लोग जो है बहुत कम समझ पाते हैं, जान पाते हैं। तो मुझे लगा इस टॉपिक पे थोड़ी आज बात कर लेनी चाहिए, काफी मुद्दा ये गरमाया भी हुआ था। शुक्रिया प्रशांत हमसे जुड़ने के लिए, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।